क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक पढ़ लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, इसके क्वेश्चंस किए थे। चलो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या आएगा, जैसे कि फोर्स वगैरह निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना होगा, जिसमें कि हम लोग किस किस टाइम पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा अगर रस्सी से बांध कर किसी भी चीज़ों को रोटेट करा रहे हैं तो। ठीक है, फोर्स के कैलकुलेशन को हम लोग डायनेमिक्स वाले पार्ट में हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले हम मुझे ये पता चलना चाहिए कि इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग सकते हैं और कौन कौन से लगते हैं। पहला चीज़ तो ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा। दिस इज कॉल्ड द नेसेसरी फोर्स, जिसे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। और ये जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए नेसेसरी फोर्स है, उसे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोई लगता नहीं है, इसे किसी मीन्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड बाय अदर फोर्सेस। तो इसे किसी अलग फोर्सेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये कोई एक नया फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग एफ सी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि ऑलवेज सेंटर के डायरेक्शन में लगता है। तो ये जो एफ सी होता है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वेयर ए सी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बार या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो क्या बोल सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होगा। तो दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ये कोई एक नया फोर्स नहीं है, ये फोर्स किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो ये एक नेसेसरी फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन में लगता ही लगता है। और भी अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। टोटल 3 तरह के फोर्स होंगे। कौन कौन से, क्योंकि अगर इस जगह पे कोई एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन है वो 3 डायरेक्शन में होगा। एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नेट एक्सेलरेशन। दिस इज नेट एक्सेलरेशन। तो जिस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये तो ऑब्वियस से बात होगी। तो इससे एसोसिएटेड जो फोर्स होगा वो फोर्स कहलाएगा एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फोर्स कहलाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स। इससे एसोसिएटेड एक और फोर्स होगा, और इससे एसोसिएटेड फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। और इसका वैल्यू क्या होगा, एम इंटू ए टी, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, एक सेंट्रिपिटल फोर्स हुआ, एक टेंजेंशियल फोर्स हुआ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसको हम लोग नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो उसका भी एक फोर्स होगा। और इससे जो फोर्स होगा वो हमारा नेट फोर्स कहलाता है। जैसे कि एक्सेलरेशन सिर्फ नेट एक्सेलरेशन लेते हैं या फिर एक्सेलरेशन, तो इसी तरीके से इसको हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। टोटल 3 तरीके के इस पे फोर्स लग सकते हैं पार्टिकल पे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। और इसमें टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? 0। ठीक है, ये चीज़। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों चीज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं, ए टी और ए सी दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा, ये एफ जो है हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दिस इज बेसिकली द रूट अंडर ऑफ एफ टी का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ सी का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इसके वैल्यू ये हो सकते हैं, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये नेसेसरी जो फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि अगर कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से मैंने एक मास को अटैच कर दिया और इसको फिर मैं इस तरीके से रोटेट करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से रोटेट करते जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स जरूर लग रहा होगा जो इसको रोटेट करा रहा है। तो अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ इस मास का, तो इस मास के ऊपर इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि दिस इज द नेसेसरी फोर्स। ये टेंशन क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हेयर सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। तो इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा, डेट टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स, सो टेंशन इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये चीज़ को हम लोग कभी बीच में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, where m is the mass of this whatever the ball is and its velocity is in perpendicular direction and tension इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस रस्सी का लेंथ जो है वो r है। ये फर्स्ट एग्जांपल है ना। और भी इस तरह के एग्जांपल्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं। चलो एक एक करके क्वेश्चन ही करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एक वर्टिकल सिलेंडर है कुछ इस तरीके से। डेथ वॉल देखा है? जानते हो डेथ वॉल क्या होता है? अरे मौत का कुआं, हाँ सर। देखा है कभी? क्या करते हैं उसको, मोटरसाइकिल को घुमाते हैं ना, कोई भी पर्सन है इस जगह पे और वो मोटरसाइकिल को लेकर के सर्कुलर मोशन करा रहा है और हम लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल नहीं गिरता है ना। तो ये अगर आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्वेश्चन ये है कि विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स टू दिस मोटरसाइकिल और द सिस्टम। बोलो। नॉर्मल। बिल्कुल। तो अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊंगा तो एफ बी डी बना करके देखो, जो इसके ऊपर एम जी लग रहा होगा वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो इसके एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है और नॉर्मल जो है इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि ये आदमी फिसल करके नीचे ना गिरे, है ना। वर्टिकल वॉल है और हम लोग क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट कराते हैं
अगर स्पीड कम करते हैं तो ये बाइक वाला नीचे गिरने लग जाता है ना। तो स्पीड इसका ज़्यादा है, तो इस जगह पे नॉर्मल जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स, सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो आर है, और फ्रिक्शन जो है अगर मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा तो इसका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, की हो जाएगा म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये जो फ्रिक्शन है इसके एम जी को बैलेंस कर रहा है, सो जो फ्रिक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, एट इक्विलिब्रियम। और फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा विच इज म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू आर जी बाय वी स्क्वायर, या फिर म्यू का वैल्यू जो होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी बाय वी स्क्वायर होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है। तो दिस शुड बी द मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा होता कि वेलोसिटी मुझे मिनिमम कितना रखना चाहिए ताकि ये गिरे ना, तो वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी बाई म्यू, रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आंसर वैसा ही दिखेगा, कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा। चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रस्सी है और एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और एक और फिर रस्सी है और फिर एक और ब्लॉक है। इसको टाई कर दिया गया है सबको साथ में, और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। रस्सी का लेंथ दे रखा है, दिस इज एल एंड दिस इज ऑल्सो एल। तो पूछा गया फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले मैं एफबीडी बना लेता हूँ। दो मासेस हैं इस जगह पे 1 एंड 2, और इन दोनों मास का मैं एफबीडी बना लेता हूँ। पहले सेकंड वाले मास का एफबीडी बनाता हूँ, और इस डायरेक्शन में लगेगा T2, और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो ये जो मास है इस पे कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, T2, और T2 किसके बराबर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ये हो जाएगा m, और वी स्क्वायर बाय आर लिखो या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखो। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो ये भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा होगा, ये भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब डिस्टेंस जो है रेडियस वो कितना हो जाएगा, 2m। तो T2 का वैल्यू निकल के आया m 2m ओमेगा स्क्वायर है। बोलो समझ में आया। हाँ सर। हाँ, अब T1 का देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं इस 1 वाले का एफबीडी बनाऊंगा, तो 1 वाले के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला टेंशन विच इज T1, और एक T1 पीछे की डायरेक्शन में भी लग रहा है, दैट इज T2, T2। और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और सर्कुलर मोशन ये ऐसा कर रहा है,
तो ज़्यादा बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, T1 को या T2 को? T1। T1 को बड़ा फोर्स होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स विच इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान देना, अब हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स अगर एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो तीन फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर करते हैं, ना कि सिर्फ T1 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, रिजल्टेंट फोर्स। और क्योंकि सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है तो इस डायरेक्शन का फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा, तो नीचे की डायरेक्शन में लेट से एम जी लग रहा होता और ये टी होता, तो मैं लिखता टी माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बार। कर्वेचर ऐसा है ना, तो ज़्यादा वाला फोर्स इधर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? सर। हाँ, तो यहाँ पे मैं अब नेट फोर्स का वैल्यू लिख लेता हूँ। नेट फोर्स इज T1 माइनस ऑफ T2 इज एम वी स्क्वायर बार या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, और रेडियस इसका कितना है, लेंथ है। वैल्यूज को पुट कर लो, T2 का वैल्यू मुझे पता है, T2 का वैल्यू हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एल। सो T1 कितना आ जाएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर एल। दिस विल बी द आंसर। आया था? आया था किसी का? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करो। लेट से एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को अभी सारा का सारा जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख करके रोटेट कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले हैं और इसको ओमेगा से रोटेट कराया, बराबर। नेचुरल लेंथ पे था ये स्प्रिंग। इनिशियली स्प्रिंग was at natural length L. Now it is rotated with omega. Then find the extension in the spring at equilibrium. जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा ये निकालना है, और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। सॉल्व करो इसको। सर सॉल्व करते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है अभी नेचुरल लेंथ पे है, लेकिन क्योंकि ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो लेट्स से कि इसमें एक्सटेंशन एज्यूम कर लेते हैं कि x एक्सटेंशन हो चुका है, ठीक है। नेचुरल लेंथ इस जगह तक था और नेचुरल लेंथ से ये x अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन हुआ है, और इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है कितने से, ओमेगा से। m मास है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो इस स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग के कारण से फोर्स लगेगा और यही स्प्रिंग फोर्स इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। मास m है, ओमेगा दे रखा है, और r कितना हो जाएगा, l प्लस ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि अब इसका रेडियस जो है वो l प्लस ऑफ x हो चुका है। और स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना, वो k इंटू एक्स लगेगा, क्योंकि जितना एक्सटेंशन होगा उसके हिसाब से ये फोर्स लगाएगा। सो के एक्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं इसको इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ, माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल। तो एक्स को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, के माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय के माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर।
सेम आया। आया था। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है। और इस जगह पे ये सैटेलाइट है, जिसका मास स्मॉल m है और अर्थ का मास जो है वो कैपिटल ME है। इस जगह से डिस्टेंस जो है वो दिया गया है h, और ये जो डिस्टेंस दिया गया डेट इज RE, रेडियस ऑफ अर्थ। बराबर। तो बोला गया कि अगर इसको जो है t टाइम लगता है पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, तो वेलोसिटी देता हूँ। ठीक है। मान लो कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। सॉल्व करो इसको। पीरियड ऑफ द सैटेलाइट फॉर सर्कुलर मोशन। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला चीज़, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं इसके रेडियस को r मान लेता हूँ। ठीक है। r रेडियस में सर्कुलर मोशन हो रहा है, और r कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ऑफ h, इतना हो जाएगा। और इस जगह पे जो सैटेलाइट है इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा होगा किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो ये हो जाएगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर इज mv² बाय r। ठीक है। तो G मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैटेलाइट v²/r। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r जाएगा, तो इधर से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ Gm/r। ये हमारा वेलोसिटी निकल के आ गया। हालांकि क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं देना चाहता, तो चलो ठीक है। और टाइम पीरियड क्या इतना होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2πr डिवाइडेड बाय v। आया ना। तो अगर वेलोसिटी गिवन होता तो हम लोग डायरेक्टली इस जगह से ही आंसर लिख देते हैं। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता, बस r की जगह पे RE प्लस ऑफ h ले लेते हैं। लेकिन हो सकता है वेलोसिटी ना गिवन हो, तो उसके लिए हम लोग ये काम जरूर करते हैं, 2πr डिवाइडेड बाय v। v का वैल्यू कितना है, रूट अंडर ऑफ Gm/r। तो ये आ जाएगा हमारा 2π रूट अंडर ऑफ, ये r को मैं अंदर ले लिया तो r² अंदर चला जाएगा, इंटू r होगा, ये आ जाएगा r³ सो दिस विल बी द टाइम पीरियड। और मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ले लेता हूँ, डेट इज 2π रूट अंडर ऑफ r³ r कितना है, RE प्लस ऑफ h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय Gm। ये जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए दिया जाता है। टाइम पीरियड हम लोग इसी तरीके से डिराइव करते हैं, डेरिवेशन में। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम
कोनिकल पेंडुलम होता क्या चीज़ है? सिंपल पेंडुलम तो हम लोगों ने देखा है ना। कोनिकल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है कि एक स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं, रस्सी, और उसके साथ एक मास को अटैच कर लेते हैं और इस लोकेशन पे फिक्स्ड कर दिया जाता है, और फिर इस छोटे से मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देने के कारण से ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये किस प्लेन में कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस तरीके से इसके पास वेलोसिटी v है, मास m है, और ये एंगल है थीटा, बराबर है, और इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्योंकि अगर इसका प्लेन देखेंगे तो प्लेन ऐसा होगा सर्कुलर मोशन का, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस जगह पे मास है। अब इस मास का मैं एफबीडी बना लेता हूँ। तो इस पे जो है एक टेंशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। इस रस्सी का लेंथ जो है मैं l एज्यूम कर लेता हूँ, और अगर ध्यान से देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है वो इस रेडियस में कर रहा है r। तो अगर मैं रेडियस r भी लिखना चाहूँ तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि l गिवन है तो l cos थीटा एंड l sin थीटा। ये वर्टिकल हाइट h हो जाएगा। सो h विल बी इक्वल्स टू r, सॉरी, l cos थीटा एंड r विल बी इक्वल्स टू l sin थीटा। ये चीज़ लिखेंगे। चलो वापस से इस जगह पे आते हैं। तो इसका मैं कंपोनेंट्स लूँगा। हमेशा कंपोनेंट्स हम लोग उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए हम लोग इसका कंपोनेंट्स को इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा वो एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, विच इज टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी कॉस थीटा। तो बोलो टी साइन थीटा क्या कर रहा है इस जगह पे? टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। है ना, क्योंकि टेंशन का दो कंपोनेंट है, ध्यान से देखो तो टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। और टी कॉस थीटा क्या कर रहा है? टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। mg को बैलेंस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड में लिखूँ तो टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। इस रिजल्ट को याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर जी टेन थीटा, ये भी याद रख सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर जी टेन थीटा। दोनों फार्मूले हम लोग को काम में आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि बताओ टेंशन कितना होगा, तो टेंशन कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, आया ना। फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायरिंग विथ एडिंग विथ सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर, ये क्या दे देगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं?
समझा सर। तो नीचे करके बताता हूँ मैं। इधर आ जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज वन, और ये एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी का होल स्क्वायर। इधर से टेंशन कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी का होल स्क्वायर। समझ में आया? एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा टेंशन। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं उसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, काम आएगा। बोलो इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम लोग देखते हैं, सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन है a hemispherical ball कटोरी होता है ना, वो है ऑफ रेडियस r is rotating about its axis its axis uh, about its axis which is vertical with omega, a small ball is kept in the in the ball which rotates with the ball without slipping. Without slipping. The angle made by the ball with the vertical is alpha. With the vertical is alpha. Then find omega of the ball for such condition. सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक बॉल है जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इस जगह पे बॉल है
जो कि वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। तो इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर दिया गया है यहाँ पे और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो हम लोग इस केस के लिए जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में बोलेंगे, वॉल से नॉर्मल इधर लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा और इसका कंपोनेंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। ये अल्फा होगा तो इधर आ जाएगा एन कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा एन साइन अल्फा। एन साइन अल्फा इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा और सेंट्रिपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, ये होगा। और दूसरा एन कॉस अल्फा जो होगा वो एम जी के बराबर होगा, इधर अल्फा लिख लेता हूँ मैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एन कैंसिल आउट और ये हो 1 जाएगा upon टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा। टेन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ओमेगा स्क्वायर, और आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर से ट्रायंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा आर कॉस एंड आर साइन, आर साइन अल्फा। इसके वैल्यू को पुट कर लेता हूँ मैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, आर का वैल्यू कैपिटल आर साइन अल्फा। तो इधर से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे क्या निकालना है, ओमेगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, कितना आ रहा है आंसर, रूट अंडर ऑफ जी, इधर से हट G गया, जी डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा। R cos alpha. ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, चलो क्वेश्चन नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल है तो उसका हम लोग रेडियस कांस्टेंट बता सकते हैं, वो भी हर एक जगह पे कांस्टेंट होगा। तो वो एक कर्वेचर फॉर्म कर रहा है। अगर मैं लोकेशन ए पे बोलूँ, चाहे लोकेशन बी पे बोलूँ या पॉइंट सी पे बोलूँ, इन सभी पॉइंट्स पे जो कर्वेचर है उस कर्वेचर का जो रेडियस आ रहा है इट इज़ आर, है ना। ये कर्वेचर सिमेट्रिकल है और सभी के रेडियस आर आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ऑलवेज सर्कल ही मिले मुझे, कोई और तरीके का चीज़ भी हो सकता है। लेट्स से कि एक रोड है जो कि कुछ इस टाइप से जिगजैग काइंड ऑफ है, अप्स एंड डाउन्स हैं जिसमें, है ना, अलग अलग तरीके के रोड होते हैं। तो इस टाइप का एक केस लिया मैंने। अगर मैं कुछ पॉइंट्स पे देखूँ, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट इस जगह पे लिया, तो इन सभी पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना है कि किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये जो कर्वेचर है, एक छोटा सा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है किसी एक सर्कल का पार्ट माना जा सकता है। अगर किसी एक सर्कल का पार्ट होगा तो वो सर्कल का जो रेडियस होगा उसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा आर ए। लेकिन ये जो कर्वेचर है ये लग रहा है देख के कि कोई बड़ा सर्कल का पार्ट है, आया ना।
बोलो, समझ में आ रहा है ये बात? तो ये जो रेडियस है इसे हम लोग बोलेंगे आर बी, और इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जबकि अगर इस जगह को हम लोग देखेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी बड़ा आएगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि वो एक जो सेक्शन है या फिर एक जो सेक्टर, ये छोटा सा कर्वेचर है, वो किसी सर्कल का पार्ट को एज्यूम करा जा सकता है, माना जा सकता है, वो ओवरलैप कर जाएगा। तो वो जो पार्ट है वो किस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल का रेडियस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये हो जाएगा सी, दिस इज आर सी। तो दिस ऑल आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मैं कर्वेचर देख करके आइडिया लगा सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज़्यादा है। आर सी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर आर बी, उसके बाद फिर आर ए। सर आपने ये कैसे बताया कि वो आरसी बड़ा है फिर? ये कर्वेचर तो एटलीस्ट देख के आइडिया लगा सकते हो ना। छोटा सा रिंग है तो रेडियस छोटा है, बड़ा सा रिंग है तो रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियस नहीं है क्या ये? ओके सर। है ना। कर्वेचर देखो ना, कर्वेचर अगर कर्वेचर ऐसा है तो ये छोटा सा सर्कल होगा, और कर्वेचर अगर फ्लैट है उसका रेडियस क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँ, स्ट्रेट लाइन, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? बोलो, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला जाएगा? ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा अर्थ है ना, हमारा अर्थ है, और जो अर्थ का सरफेस है हम लोग जहाँ तक भी दूर तक देखते हैं, देख पाते हैं, हमारा जो आई साइट है फ्लैट दिखता है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो वो हमारे लिए स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ को देखूं तो वो रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब अप्रोचिंग अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। तो हमेशा किसी का भी जो वैल्यू है हम लोग किसी के कंपैरिजन में बड़ा या छोटा बोलते हैं। तो इन्फिनिटी बोला तो मेरा जो ह्यूमन का जो हाइट होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग उसको लेंथ को काफ़ी बड़ा बोल रहे हैं, या फिर जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो आई साइट है उस लेंथ के कंपैरिजन में हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ को बहुत बड़ा बोल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का तरीका जो है वो क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म्स होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी अगर पार्टिकल है वो इस जगह से मूव कर रहा होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, और क्योंकि इस जगह से मूव कर रहा है तो एक एक्सलरेशन भी होगा। ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मूला, दैट सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इधर से अगर आर देखें तो वो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय ए ए। सी। ए सी अब हमारे लिए ए सी नहीं रहेगा, वो ए होगा। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए। अब देखो, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज एक्सलेशन होता है। तो मुझे यहाँ पे ए परपेंडिकुलर लेना है। मेरी बात समझ में आई क्या? मुझे क्या लेना पड़ेगा, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के एक्सलेशन को ऑलवेज लेना होगा। तो यहाँ पे एक्सलेशन हम लोग ऑलवेज ए परपेंडिकुलर लिखेंगे, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सलेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका है निकालने का, और एक मैथमेटिकल फॉर्म है निकालने का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, एट आर इज इक्वल्स टू, मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी तरह का इक्वेशन, तो वो भी एक छोटा सा सेक्टर या फिर पार्ट ले लें तो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट को माना जा सकता है, तो उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकल के आता है, विच इज डी वाई बाय डी एक्स।
y एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, उसका डिफरेंशिएशन का स्क्वायर हुआ और फिर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लो, शायद ही कहीं पे यूज़ किया जाएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग हमेशा इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर करूँगा। चलो, तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है जिसको फेंका गया ग्राउंड से फेंका गया, कितने यू स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इसको ए से फेंका गया, पॉइंट ए से, बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the particle at first point of projection, जब प्रोजेक्ट किया गया उस समय, दूसरा एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एंड थर्ड when it is about to hit the ground। द ग्राउंड, सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बना देता हूँ। यहाँ पे ये बॉल को फेंका मैंने यू से थीटा एंगल पे, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस जगह पे गिरेगा। तो मुझे 3 लोकेशन पे निकालने के लिए बोला गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए, बी एंड सी। इन तीनों लोकेशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या तरीका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि इसे थीटा एंगल पे फेंका गया है तो ये होगा थीटा। इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, यू कॉस थीटा। और इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, विच विल बी यू। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, इस जगह पे भी नीचे की डायरेक्शन में। तो मुझे करना क्या होता है, पॉइंट ए पे पहले देखते हैं। तो ए पॉइंट पे जब मैंने इसको इस तरीके से फेंका तो वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में है और एंगल है थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में। जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं पॉइंट ए पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर। हम लोग हमेशा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर किसके, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक ये होगा, तो ये डायरेक्शन चाहिए, तो ये थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आया, जी कॉस थीटा। सो दिस इज ए परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। सो आर ए इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। ठीक है, ये आर ए हो गया। अब पॉइंट बी पे देख लेते हैं। जब बी पॉइंट पे गए तो कर्वेचर कुछ ऐसा बन रहा है, और इस जगह पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है, और जी जो है वो ऑलरेडी नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो ए परपेंडिकुलर इस जगह पे तो जी ही होगा। तो आर भी कितना हो जाएगा,
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर। वी स्क्वायर कितना, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर विच इज जी। तो आर बी आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारा आर बी आ जाएगा। अब सी पे देखते हैं हम लोग। सी वाले लोकेशन पे क्या मैं सिमेट्री बोल सकता हूँ? यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे भी उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आया ना? हाँ सर। क्योंकि ये क्या है, पैराबोला है। पैराबोला का एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। तो मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आर ए और आर सी क्या होगा, सेम। लेकिन फिर भी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या है कि जस्ट ये अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड है, तो इस डायरेक्शन में यू होगा और ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला है, तो ये एंगल थीटा होगा। सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी। तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर चाहिए होता है। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल होगा थीटा। इधर आएगा जी कॉस थीटा। दिस इज ए परपेंडिकुलर। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वह जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। सो दिस इज आर सी। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अगर कंपेयर करें आर ए, आर बी और आर सी को, तो सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा? आर बी। बी पॉइंट पे है ना। तुम चाहो तो फॉर्मूले को देख करके या फिर इसके रिजल्ट को देख करके आंसर निकाल सकते हो, या फिर ये कर्व जो है, कर्व के कर्वेचर को तुम देख करके भी आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे कर्वेचर का रेडियस क्या होगा, कम होगा, जबकि इस जगह पे कर्वेचर का रेडियस ज़्यादा है। आर बी इज ग्रेटर देन आर ए इज इक्वल टू आर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है। और बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर find the radius of curvature at x is equals to 0। ठीक है, निकालो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन मुझे गिवन है, और हम लोगों ने कोई भी एक जनरल इक्वेशन गिवन होता है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिखा हुआ था, विच वाज 1 प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो पहले मैं y लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू 2kx। और एक एक्स। बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 2k। ये आ गया टू हमारा के। रिजल्ट। अब बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे निकालने के लिए, तो मैं x इज इक्वल्स टू 0 पे ये सारे वैल्यूज़ को निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा। टू के। अब इसके वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ 2k। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2k। टू के। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, अगर वेलोसिटी वगैरह हम लोग एज्यूम करते तो, क्योंकि देखो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर,
कैसा कर्व है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है ना? पैराबोला अपवर्ड है या पैराबोला डाउनवर्ड? अपवर्ड। कुछ अपवर्ड। कुछ इस तरीके से है ना? तो मैं ग्रेविटी को किस तरफ मान सकता हूँ? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ताकि कुछ इस टाइप का सिनारियो मुझे क्रिएटेड मिले। देखो, अगर ये जो पाथ है, पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मुझे क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिला? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टू के एक्स, और साथ में आएगा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और डी वाई बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करूँ, सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट आ जाएगा। लेट से द वेलोसिटी इज v। ठीक है, तो ये चीज़ निकल गया। इसको फंक्शन को एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू के एक्स। और ये जो है हमारा वेलोसिटी है, सॉरी, ये जो हमारा है वेलोसिटी है डी बाई डी टी। तो वेलोसिटी तो हमारा कांस्टेंट है, तो सिर्फ x एक वेरिएबल रह गया है, तो टू के वी एक्स कॉन्स्टेंट है, और साथ ही साथ आया डी बाई डी टी ऑफ एक्स। और डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है? हमारा वेलोसिटी। ये क्या चीज़ दे देगा? एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एंड एक्सलरेशन जो वाई डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्सलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया? ज़ीरो, और ये हो जाएगा टू के वी एक्स स्क्वायर। दिस इज एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में हमारा निकल चुका है, और एक्स डायरेक्शन का तो हमारा ज़ीरो आ चुका है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन है कितना? टू के वी स्क्वायर। तो देखो, तुम्हें वेलोसिटी पता चल चुका है इधर से, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, और एक्सलेशन पता चल चुका है जो कि वाई डायरेक्शन में। क्या दोनों परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर। तो एक तो एक्स डायरेक्शन में है वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का? 1/2 के। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इस जगह से इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अभी तक जो जितने भी थे वो सारे के सारे बेसिक्स थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। इस जगह से इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। तो वर्टिकल मोशन अगर करेगा
तो उसमें हम लोग इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, वो हम लोग को देखना है। तो इसमें एक तो रॉड का केस आता है और एक स्ट्रिंग का केस आता है। मैं पहले रॉड का केस बताता हूँ और फिर नेक्स्ट हम लोग स्ट्रिंग का केस देखेंगे। तो मान लो कोई भी एक पार्टिकल है जो कि किसी भी रॉड से अटैच्ड है, ठीक है, ये क्या है, रॉड। और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकता है, वर्टिकल प्लेन है, तो मतलब नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा। दिस इज वर्टिकल प्लेन। नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी, वर्टिकल प्लेन। तो इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं कि अगर ये रॉड का लेंथ L है तो मुझे बताओ इसका हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है, या फिर अगर फुल सर्कुलर मोशन कराना है तो मिनिमम वेलोसिटी मुझे कितना देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा हम लोग फुल सर्कुलर मोशन के पार्ट देखेंगे। हाफ सर्कुलर मोशन, ये सब आवाज आ रही है? हाँ सर। कितना टाइम बचा? 1 मिनट। तो हाफ सर्कुलर मोशन अगर कंप्लीट कराना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि ये रॉड है, इस रॉड को सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। हाफ का मतलब ये जस्ट इस जगह तक पहुंचे और फिर वापस आ जाए और फिर इस तरफ मूव कर जाए, ये हाफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग ऑलवेज दो काम करेंगे, एक तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और एक एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। यही दो इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने सीखा है और इसी दोनों इक्वेशन को लगाना है। जितना भी सर्कुलर मोशन का काम होगा इसी दो इक्वेशन से तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस ए लोकेशन से इसको बी लोकेशन मतलब बी पॉइंट तक पहुंचाना है तो एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। कोई भी एक ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो कि इसके एनर्जी को डिसिपेट कराए या फिर कम कराए, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, कंजर्व। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होना चाहिए वो पॉइंट ए पे और मैकेनिकल एनर्जी लोकेशन बी पे सेम होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस लोकेशन के पोटेंशियल एनर्जी को मैं ज़ीरो एज्यूम कर लेता हूँ। इस रॉड का लेंथ एल दिया गया है तो पूरा का पूरा मास जो है इस जगह पे पहुंच जाएगा। अच्छा, रॉड मासलेस है, ठीक है, रॉड मासलेस है, रॉड का कोई भी मास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो रॉड पॉइंट मास है उसका मास है जो कि एम गिवन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करो। पोटेंशियल एनर्जी ए लोकेशन पे कितना, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और जब बी पे पहुंच जाएगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। और एच कितना होगा, एच। एल, एम जी एल प्लस उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी जस्ट क्या हो जाए, ज़ीरो पहुंचने के बाद ये हो जाएगा ज़ीरो। अब इसी को सॉल्व करना है, एम से एम कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना देना पड़ा, डेट इज रूट अंडर ऑफ टू जी एल, रूट अंडर ऑफ टू जी एल। मिनिमम मुझे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले।
अब इसमें पूछा जाता है कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा वो बताओ। ठीक है, तो दो चीज पूछा जाता है, मिनिमम वेलोसिटी एंड टेंशन। मिनिमम वेलोसिटी एंड टेंशन। टेंशन क्या होगा, तो टेंशन कैसे निकलेगा, जब सबसे वो लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इस पॉइंट के पास इसकी वेलोसिटी होगी v, और ऊपर के डायरेक्शन में रॉड टेंशन लगा रहा होगा और नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। क्योंकि ये इस तरीके का सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंशन जो होगा mg से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय l, और नेट फोर्स कितना होगा t माइनस ऑफ mg। जिस तरफ सर्कुलर मोशन हो रहा होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, या फिर तुम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, जैसे भी तुम सोचना चाहते हो सोच लो। ये टेंशन माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल होगा। सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय एल। वेलोसिटी ये है, इसका स्क्वायर करके लिख देता हूँ, इज टू जी एल डिवाइडेड बाय एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3 mg। सो जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा वो 3 mg होगा। और कब होगा, जब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम रखा है तुमने। इफ वेलोसिटी इज मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट डेट इज रूट अंडर ऑफ 2gl। अगर कोई और वेलोसिटी होगा तो टेंशन भी कुछ और होगा। समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम लोग और फुल सर्कुलर मोशन के लिए देखते हैं केस 2। और फुल सर्कुलर मोशन, फुल सर्कुलर मोशन कैसे होगा, ये हमारे पास रॉड है और इस रॉड के साथ एक मास को अटैच कर दिया गया और ये फुल सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसा ये इस रॉड को मैंने लगा के रखा है और मास इस जगह पे अटैच्ड है और इस रॉड का लेंथ मैं एल एज्यूम कर रहा हूँ। तो बोला गया कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, ये लोकेशन ए बोल देता हूँ और ये लोकेशन बी बोल देता हूँ और इस लोकेशन को सी बोल देता हूँ और इस लोकेशन को डी बोल देता हूँ। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मुझे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये जस्ट सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। ठीक है, वी ए मिनिमम जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन। बताओ क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अगर जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो। क्या सी लोकेशन पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए, आया ना। अगर सी लोकेशन पे वेलोसिटी उसकी जस्ट जीरो हो जाएगी तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी उसके बाद का काम खुद ही खुद कर देगा, इसको खुद ही खुद नीचे के डायरेक्शन में खींच लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये बस यहाँ तक चढ़ जाए और उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँच के इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए जस्ट। क्योंकि ये रॉड है तो स्लैग नहीं होगा, रॉड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और ग्रेविटी इसके बाद फिर अपना काम खुद ही खुद कर देगा
वो इसको नीचे की डायरेक्शन में पुल कर देगा। तो पॉइंट सी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी का पहले कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, सी पॉइंट के लिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी शुड बी 0। अब निकाल लेते हैं पॉइंट ए के लिए। बोलो पॉइंट ए का वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। So this is point A, this is point B, and this is point C। इस लोकेशन पे वेलोसिटी है जस्ट 0 और इस लोकेशन पे वेलोसिटी है A, और मैंने इस वाले लोकेशन को 0 पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट C। मैकेनिकल एनर्जी ए पे कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mva²। और टॉप मोस्ट लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh। h कितना हो जाएगा 2l, क्योंकि लेंथ 2 टाइम्स हो चुका है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, m से m कैंसिल आउट, va² इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू 2l, हो जाएगा 4gl। सो वेलोसिटी a इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4gl। तो मिनिमम वेलोसिटी मुझे 4gl देना पड़ेगा इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराने के लिए। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो सर्कुलर मोशन करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इससे ज़्यादा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं। इससे कम देंगे तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। चलो ए लोकेशन पे निकाल लिया, अब हम लोग बी लोकेशन पे भी निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी कितना होगा। बी लोकेशन पे वेलोसिटी बी पे लोकेशन पे निकालने के लिए फिर से एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एट, अब कोई सा भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं हम लोग, ऊपर के पॉइंट ले सकते हैं या फिर नीचे के पॉइंट ले सकते हैं। तो क्योंकि ऊपर वेलोसिटी 0 है तो मैं ऊपर का पॉइंट चूज कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। इस वाले को 0 पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो सी लोकेशन पे मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी ओके ओके ओके, सी लोकेशन है ना ये। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, विच इज एल। एम जी इज इक्वल्स टू बी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम v² होगा। इस जगह पे वेलोसिटी 0 है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एम एम कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर ऑफ 2gl। ये वेलोसिटी आ गया। चलो तो ये वेलोसिटी वगैरह निकल गए हर एक लोकेशन पे। और क्या यही वेलोसिटी मैं इस लोकेशन डी पे भी बोल सकता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी एट लोकेशन डी। लेकिन ये वेलोसिटी तभी होगा जब तुम्हारा सबसे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होगा, विच इज रूट अंडर ऑफ 4gl। अगर इससे ज़्यादा होगा 4gl से
तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, या फिर कम होगा तो कुछ और होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर 4GL के लिए वैलिड है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। अब टेंशन का कैलकुलेशन करते हैं, वो काफ़ी आसान है। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, तो टोटल 4 लोकेशंस हैं और उन चारों लोकेशन के लिए हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला ए पे, हमें तो वेलोसिटी पता ही है, दिस इज लोकेशन ए, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। तो नेट फोर्स एट लोकेशन ए इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। सो टेंशन माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू m va square divided by r, which is length L. So tension at location A will be equals to mg plus of m va square, मिनिमम वेलोसिटी हम लोगों ने एज्यूम करा हुआ है, va मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 4gl। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 4gl डिवाइडेड बाय l, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 5 mg। सो टेंशन एट ए इज 5 mg। अब बी लोकेशन पे करते हैं। बी वाले पे जो वेलोसिटी है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, दिस इज वी बी, और टेंशन जो होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, रॉड जो खींच रहा होगा, और नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए सिर्फ एक ही फोर्स है, डेट इज टी बी प्रोवाइड कर रहा है। सो टी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। वी बी का वैल्यू पता है, पुट कर लेते हैं, इट इज रूट अंडर ऑफ 2gl डिवाइडेड बाय एल, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, टी बी इज इक्वल्स टू 2mg। तो एक ग्रेविटी के कारण जो mg लग रहा है वो क्या करेगा, बोलो, ये जो बैलेंस। ये ग्रेविटी के कारण से जो mg लग रहा है वो क्या करेगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है। तो mg क्या कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी होगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे लोएस्ट पोजीशन पे देखूं तो टेंजेंशियल फोर्स कोई है क्या, नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अब सी पॉइंट के लिए बात करते हैं हम लोग। सी लोकेशन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं, एक mg लग रहा होगा और एक टेंशन लग रहा होगा, है ना। टेंशन भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी तो बिल्कुल है ही नहीं। वेलोसिटी कितना है सी लोकेशन पे, 0 है। तो फॉर्मूला फिर भी लगाएंगे तो भी हमारा आंसर सही ही आएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, टेंशन प्लस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज 0। सो टेंशन सी इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस ऑफ एम जी। माइनस का क्या मतलब है, हुँ? इस माइनस का क्या मतलब है, सर अब वो नीचे आ रहा है। इस माइनस का मतलब ये है कि जो रॉड है वो कंप्रेशन में है, ये हिंज पॉइंट है और इस जगह पे मास है और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो क्या ये मास इसको कंप्रेस नहीं करना होगा, है ना। तो ये मास पे बेसिकली नॉर्मल लग रहा होगा, ना कि टेंशन।
इस लोकेशन पे क्या था, वो खींच रहा था, लेकिन इस लोकेशन पे उसके पास रॉड में कंप्रेशन है। तो ये नेगेटिव इस बात को बता रहा है कि टेंशन नेगेटिव है, इसका मतलब वो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू mg, मतलब रॉड इज इन कंप्रेशन। तो बेसिकली रॉड जो है, टेंशन था इस लोकेशन पे और टेंशन से कन्वर्ट हो गया कंप्रेशन में। तो कहीं ना कहीं पे रॉड पे टेंशन जीरो हुआ होगा। नीचे जो टेंशन अगर तुमने पॉजिटिव लिया है, टेंशन को पॉजिटिव रखा है क्वांटिटी के, तो कंप्रेशन क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी। तो बीच में कहीं ना कहीं पे जीरो जरूर आया होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है टेंशन। तो वो लोकेशन कौन सा होगा जिस जगह पे टेंशन हमारा जीरो होगा। मेरी क्वेश्चन, वीबी और वीबी मेरे, सी के बीच में। है ना, मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें कि हाँ ये जो है बी और सी के बीच में होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ एंगल कितना होगा, किस एंगल पे टेंशन जीरो होगा। थर्ड। जरूरी कैसे 30 बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना। तो इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में किसी भी पर्टिकुलर थीटा पे वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे, और किसी भी थीटा पे टेंशन क्या होगा वो भी हम लोग निकालेंगे। तो दोनों कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।